आदित्य कपूर ने दिखाया कुछ ऐसा कोर्ट में कि जज के साथ साथ सभी लोगों के उड़ गए होश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आगामी ट्रैक के बारे में बताएंगे। तो जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अर्शी अपने मकसद में कामयाब हो गई है और झनक को जेल भेज चुकी है, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध की आंखों में पानी ही नहीं रुक रही है। झनक के लिए वह एकदम से टूट चुका है, लेकिन उसके बाबा माँ को कुछ पड़ी ही नहीं। बार बार बस वह लोग अर्शी की बात ही करते रहते हैं। लेकिन जब आदित्य सबके सामने वह दोनों की वीडियो दिखाएगा, तब शुभो और तनुजा का क्या रिएक्शन होगा, चलिए बताते हैं। जी देवी जो दोस्तों जी देवी की वो पूजा कर रहे हैं, क्या उसे बाकी देंगे या फिर क्या उसके कहने के आगे के ट्रैक में बताएंगे। तो दोस्तों, हम अगर बात करें शो के अंदर के बारे में, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि शो में फिर से आदित्य कपूर की एंट्री होगी, और वो भी रौनक यानी कि झनक और अनिरुद्ध के मिलने के लिए। आदित्य कपूर अपने एक नए फिल्म के लिए कोलकाता आया है, और तब अनिरुद्ध को कॉल करता है कि अगर वह फ्री है तो उसे मिले। बोलकर वह अनिरुद्ध से रोते हुए कहता है, आदित्य मैं ज़िंदगी से फ्री होना चाहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं चाह कर भी झनक को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आदित्य भी हैरान होता है और कहता है, क्या हुआ अनिरुद्ध, तुम यह सब क्यों बोल रहे हो, झनक तो ठीक है ना। तब अनिरुद्ध आदित्य को सब सच झनक के बारे में बताता है, तो वह सुन के आदित्य की भी इमोशनल होता है और कहता है, इतना सब कुछ हो गया अनिरुद्ध, और तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मुझे इन्फॉर्म कर दो। हाँ यार, तुम मुझे और झनक को लेकर पॉजिटिव होते हो, लेकिन इतना झनक किए सिर्फ मैं फील करता था वह सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है। तो अनिरुद्ध कहता है, आदित्य मैं जानता हूँ झनक मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैंने कभी भी उसके लिए अच्छा नहीं किया, हमेशा के लिए वो मुसीबत में ही पड़ी रही है। अब मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा भी समझ में नहीं आता कि अर्शी के मन में क्या कर रहा है, मर जाऊं। तो आदित्य कहता है, नहीं अनिरुद्ध, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम हिम्मत मत हारना। अगर तुम हार गए तो झनक कैसे बाहर आएगी, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। और तुम्हें याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है एक दिन हम दोनों ने एक सच्चा दोस्त होने का वादा किया था, और अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। तो अनिरुद्ध कहता है, तुम कैसे ही सब करोगे, और तुम तो अपनी फिल्म के लिए यहाँ आए हो ना। आदित्य कहता है, वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर झनक के लिए तो कभी भी मेरे दिल में फीलिंग्स है, तुमसे कभी नहीं छूना। मेरा मतलब है यानी अनिरुद्ध झनक के लिए 1000 फिल्म ठुकरा सकता है, और मुझे अब भी गिल्ट फील हो रहा है कि तुम्हें अकेले ये सब फेस करना पड़ रहा है, और तुम्हें कोई भी तुम्हारे परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। और वो बच्ची तुम्हारी भी तो थी ना, अनिरुद्ध को अकेले ही अर्शी यह सब क्यों कर रही है। तो अनिरुद्ध कहता है, देखो आदित्य, अर्शी क्या करेगी क्या नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं झनक को कैसे भी करके जेल से बाहर निकालूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। तब आदित्य भी कहता है, अनिरुद्ध मैं तुमसे शाम को मिलने आऊँगा, और हम एक बड़े वकील को हायर करेंगे, जहां तुम टेंशन मत लो। वैसे तो शाम को मेरा शूट था, लेकिन मैं डायरेक्ट से बात करूंगा, और अब जब तक झनक बाहर नहीं आएगी फिर मैं भी चैनल से काम नहीं कर पाऊंगा। वह कहकर अब वह फ़ोन करता है तो वही है अनिरुद्ध जेल के बाहर ही बैठा रहता है। और एक ट्विस्ट आपको भी पता है कि वही खबरों में बताया जा रहा है कि अर्शी जानती है कि उसकी बेटी कहाँ है, और वह सबके पीछे उसका हाथ है। इसलिए अर्शी झनक जेल जाने की खुशी में बहुत खुश होती है और अपनी मॉम को कॉल करती है। तब सृष्टि कहती है, आज तक जो मैंने नहीं कर पाया बेटा, वह तुमने कर दिखाया। अब हम भी देखते हैं कि कैसे वह अनिरुद्ध झनक को बाहर लेकर आता है। तो अब अर्शी कहती है, मॉम आपने वह आदमी से बात किया ना, वह शहर से बाहर चले गए क्या। मुझे तो वो इस बार से डर है कहीं अनिरुद्ध उस आदमी के घर ना जाए और बच्चे के डीएनए टेस्ट ना करवाए। अगर यह होगा तो मैं फंस जाऊंगी। मैं भी आपकी तरह ही कितनी गिरी हुई हूँ मॉम, आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके साथ देना पड़ रहा है, और मेरी बच्ची को किसी दूसरे को देना पड़ रहा है। लेकिन मॉम मेरी बेटी दिखने में किस तरह कह गई है। सृष्टि कहती है, अर्शी धीरे बात करो, क्योंकि कोई सुन लेगा तो। वैसे तो मैंने कभी सामने से नहीं देखा है, लेकिन शायद अनिरुद्ध पर ज़्यादा गई है, लेकिन तुम्हारे जैसे ही वह भी रोती है। और मैंने वह आदमी को यह भी कहा है कि हमारे दे दिए हैं, अगर
कभी मिलने जाऊंगी तो उसके लिए कुछ कपड़े भी लेकर जाना पड़ेगा, और जब 5 साल की नहीं होती तब तक तुम कभी भी नहीं बोलोगी कि तुम्हें मेरी बेटी से मिलना है। समझ में आया? अर्शी कहती है, मॉम आज नहीं तो कल अनिरुद्ध और उसके फैमिली को सब पता चलेगा, तब हम क्या करेंगे? अगर अनिरुद्ध को पता चलेगा कि हम दोनों ने मिलकर उसकी बेटी को किसी और को दे दिया है, तब सब लोग हमको मार देंगे। तो सृष्टि कहती है, अर्शी मैंने आज तक कभी तुम्हारा बुरा चाहा है क्या? मैं तुम्हारी मॉम हूँ बेटा, मैं तुम्हें कभी तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी और ना तुम्हारी बर्बाद ज़िंदगी करूँगी। लेकिन अर्शी तुम यह सब टेंशन क्यों ले रही हो? अब तक जिंदा हूँ मैं, तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगी, और वो भी उस झनक के लिए तो कभी नहीं आएगी, बड़ी मुझे जेल भेजने वाली। पर तुम जाओ, जाकर एंजॉय करो, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तो अर्शी कहती है, मॉम मैं किसके साथ जाऊं? मैं घर में इतने तनाव हैं, अगर मैं अभी जाऊंगी तो सब लोग सवाल किए भी रहे करेंगे, तब मैं क्या बोलूँगी? और वह दीवाना मजनू आपकी दूसरी बेटी के लिए जेल गया है, उसे लाने के लिए अभी तक नहीं आया। अब सृष्टि कहती है, अर्शी मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो हो तुम। मैंने बस अपने आप को बचाने के लिए नौकरानी को बेटी बोलने का नाटक किया था, और तुम्हें क्या लगता है अर्शी तुम्हारी मॉम इतनी भी दयालु नहीं है? तब अर्शी कहती है, वो सब तो दिखाई दे रहा था मॉम, आप कितने ड्रामा करती हो। तब सृष्टि कहती है, तुम ये सब बातें छोड़ो और जाओ, वह घर वालों को तुम्हें क्या मतलब है? तो अर्शी कहती है कि मॉम किसके साथ जाऊं, मेरी फ्रेंड भी तो बाहर गई है। सृष्टि कहती है, मेरे नज़र में एक इंसान है जिसके साथ तुम जा सकती हो। तब अर्शी कहती है, कौन मॉम? तो वो सिद्धार्थ का नाम लेकर सृष्टि मुखर्जी अर्शी को उसके साथ भेज देती है, जहां वह उसके साथ घूमती है, फिरती है, खाती है, और एक होटल में जाती है जहां वो अपनी रातों को बिताना चाहती है। और वहीं आदित्य कपूर ये सब चीज़ें देखता है तो उसकी रिकॉर्ड कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ को फिर से कोर्ट में लाया जाता है। आज कोर्ट का दूसरा दिन होता है। झनक जा ही रही होती है, क्या अनिरुद्ध उसे रोक कर बोलता है, झनक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। यहाँ प्यारी सा वकील एक नकली औरत को लेकर आता है और उसे गवाही दिलाता है कि इस औरत को झनक रैना ने बोला था कि वह बच्चा देगी। यही औरत को अर्शी का बच्चा झनक ने दिया था। अनिरुद्ध बोलता है, जज साहब यह झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झनक जो जानता है, झनक ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। जैसे आप बोलते हैं, आपके बीच में बोलने की किसने बोला? अगर आप दोबारा बोलते हैं तो आपको कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। झनक बोलती है, जज साहब मैं अपनी बात खुद रखना चाहती हूँ। और जी हाँ दोस्तों, झनक यहाँ पे जज साहब से बोलती है कि मैं जो भी चीज़ होगा मैं खुद बताऊंगी, कैसे क्या हुआ, मैं अपना केस स्वयं लड़ूंगी। जो यहाँ पे अनिरुद्ध बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर झनक ऐसे कैसे कर सकती है और वह खुद अपना केस कैसे लड़ेगी, और वकील को भी आने से मना कर देती है कि झनक चाहती है कि वह अपना केस स्वयं लड़े। उधर विपाशा तनुजा और शुभो के साथ मिलके उस झनक को फंसाने की साजिश रचती है और सोचती है कि उसको उसके बाबा के साथ, जो उसका बाप बन के आया है, उसको भेज दे, उसको वहीं पे वो अपने साथ रखेगा और अपने साथ काम करवाएगा। इसलिए इस तरह विपाशा के भी जान बच जाएगी और झनक से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन क्या पुलिस अधिकारियों की घूसखोरी के सबूत इकट्ठे किए, नकली गवाह को भी ढूंढकर उन्होंने सच बोलने के लिए तैयार किया और एक ठोस केस तैयार किया कोर्ट के। जब अर्शी और उसके वकील पूरे आत्मविश्वास से झनक को दोषी साबित करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब अचानक अप्पू ने अपने सारे सबूत पेश कर दिए। और माय लॉर्ड, यह सबूत साबित करते हैं कि झनक निर्दोष हैं। असली गुनहगार कोई और है और मैं साबित कर सकता हूं, अप्पू ने कहा। जज ने सबूतों की जांच की और पुलिस अफसरों को जवाब तलब किया। पुलिस अधिकारी हक्के बक्के रह गए। नकली गवाहों ने भी सच उगल दिया। आखिरकार कोर्ट ने फैसला झनक के हक में सुनाया। अर्शी और उसके साथियों को उनके अपराधों के लिए जेल भेज दिया गया और झनक का नाम साफ हो गया और असली मुजरिमों को सजा मिली। अनिरुद्ध और ललन ने अप्पू का शुक्रिया अदा किया और झनक की आंखों में खुशी के आंसू आए। आज सच्चाई की जीत हुई, न्याय बोलबाला हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, एक बेवकूफ़ समझा जाने वाली लड़की सच्चाई का असली सिपाही बनकर आई है। जब झनक की ज़िंदगी में एक नया सवेरा आया है, वह पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर था।
क्योंकि और वो आत्मनिर्भर भी हो चुकी थी। इस घटना ने उसे और उसके दोस्तों के यह सिखाया कि सच्चाई को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए वह एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। झनक का फैसला होने वाला था। कोर्ट ने हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ थी, झनक दोषी है। अनिरुद्ध के बाबा सुबो और एक बड़े वकील ने मिलकर अर्शी से रिश्वत ले ली थी, जिन्होंने हर सबूत झनक के खिलाफ पेश कर दिए थे ताकि उसने बिना वजह सजा हो सके। अनिरुद्ध चाहता था कि झनक को बचा ले, लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं था। झनक की आंखों में आंसू थे, पर उसकी हिम्मत अब भी टूट नहीं रही थी। कोर्ट में जज ने फैसला सुनाने की तैयारी कर ली थी। तभी एक आवाज़ गूंजी उठी, रुकी माय लॉर्ड। अप्पू थी जो दौड़ती हुई अंदर आई। अप्पू सिर्फ अनिरुद्ध की बहन ही नहीं बल्कि उसके लिए एक परछाई की तरह है जो हमेशा सच के साथ थी। उसके हाथ में कुछ पेपर थे और एक पेन ड्राइव थी। मुझे एक मौका दीजिए माय लॉर्ड, अप्पू बोली। मेरे पास यह सबूत है जो झनक की बेगुनाही ही साबित कर सकते हैं। जज ने उसे बोलने की इजाज़त दे दी। अप्पू डीएनए से सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें असली दोषी भी पकड़ते अर्शी गए। अर्शी जब सलाखों के पीछे है, कानून ने अपना काम किया और अब उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। पूरे मामले की सुनवाई के बाद अब अदालत ने अर्शी को दोषी ठहराया तो जश्न का माहौल बन गया। झनक, लालौन और अनिरुद्ध मिलकर खुशी खुशी अप्पू के घर पहुंचे। उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। झनक के लिए सिर्फ न्याय मिलने का नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत था। जैसे ही वह घर पहुंचे, अप्पू और लालौन झनक को देखकर खुशी से झूम उठे। लालौन ने झनक को गले लगा लिया और कहा, अब सब ठीक होए, तुम हमारे साथ हो। अप्पू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। अनिरुद्ध, जिसने प्यार कर लिया, हर मुश्किल को पार किया था, अब विजेता की तरह महसूस कर रहा था। वह झनक को देखकर मुस्कुराया। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम हर जरूरत मिलेगी। अप्पू के घर में जश्न का माहौल था। प्यार, विश्वास और न्याय की इस जीत में सभी और करीब थे। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ जो सिद्धार्थ है वो भी अर्शी के खिलाफ हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब बिपाशा मनी मन सोचने लगती है कि किस तरह मैं झनक को उस घर में भेज दूं और उसी आदमी से उसे में छुटकारा मिल जाए। जब झनक को एक वकील चाहिए थी, उसके तरफ से लड़ने के लिए झनक वकील के लिए मना कर देती है और बोलती है कि मैं खुद गवाही दूंगी, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है। अभी अर्शी की भी कोर्ट में आती है और वह अनिरुद्ध को समझाती है कि तुम झनक का साथ मत दो। अनिरुद्ध बोलता है, आज मैं किसी तरह झनक को बचाऊंगा और तुम देखना, आज सच्चाई की जीत होगी। अब कोर्ट की हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर यह बताया जाता है कि झनक लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई और यही भी हो सकता है कि झनक रैना ने बच्चा कहीं बेच दिया गया। झनक की तरफ से कोई वकील नहीं होता तो झनक बोलती है, जज साहब, कोई इस केस में लड़ूंगी, मैं अपना खुद केस लड़ूंगी और कहूंगी। झनक से पूछा जाता है कि वकील साहब ने अभी तक जो कुछ भी कहा वो सच है? झनक बोलती है, यह सब कुछ वो जो भी बोल रहे हैं वो सब गलत है, वो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वकील बोलते हैं, हमारे पास सबूत भी है जिसमें साबित हो जाएगा कि झनक ने अर्शी के बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। अनिरुद्ध बोलता है, अगर आपके पास सबूत है तो जज के सामने उसको पेश कीजिए, जज साहब डिसाइड करेंगे कि यह सही है या गलत। बाकी की जो भी चीज़ होती है आगे देखते हैं कि झनक को बेल मिलने के लिए दूंगी। सिद्धार्थ अपने बारे में बताता है। अर्शी बोलती है, आपकी शादी नहीं हुई है क्या? सिद्धार्थ बोलता है, नहीं, अभी शादी नहीं हुई है, बस किसी ऐसे की तलाश है, मैं हूँ जो मुझे पसंद करे। अर्शी बोलती है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगी। सिद्धार्थ बोलता है कि अर्शी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम जितने भी दुख से गुजर रही हो वह सब दूर कर दूंगा, तुम एक बार मुझे मौका देकर तो देखो। और अब अर्शी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, मैं इसके बारे में सोचूंगी और मैं अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब दूसरी तरफ पुलिस वाले झनक को कोर्ट ले जा रहे होते हैं। झनक पूछती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? पुलिस बोलते हैं, हम तुम्हें कोर्ट लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर तुम्हें साबित करेंगे कि तुमने क्राइम किया है। अब झनक बोलती है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, इसलिए आप मुझे कोई भी झूठा केस में नहीं फंसा सकते। इस तरह झनक उसको बोलती है कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि हम तो तुम्हें कोर्ट में पेश करेंगे, बाकी कोर्ट जाने और अदालत जाने की क्या करना है तुम्हारा। अनिरुद्ध को छोड़ दे और सिद्धार्थ के साथ रह सकती। सृष्टि बताती है, अर्शी की अभी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। सिद्धार्थ बोलता है, आपकी तबीयत खराब है तो आपने डांस क्यों किया? हम किसी और डांस देख लेते। सृष्टि बोलती है, अर्शी तुम्हें डांस
के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। कल ही मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अर्शी बोलती है, मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ बोलता है, आपको तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए। वैसे मुझे आपका डांस बहुत पसंद आया, आपने कंपनी के लिए आपको परफॉर्मेंस को पसंद करता हूँ। अभी आपको डॉक्टर से दिखाइए। इधर सृष्टि यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह सोच रही थी सिद्धार्थ बहुत अच्छा है, अर्शी से अगर वो शादी कर ले तो अर्शी की लाइफ भी सेटल हो जाए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। अर्शी की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है वो सारे ख़त्म हो जाए। अनिरुद्ध जो है वो झनक के पीछे ही भागता रहता है, क्या वह अर्शी के साथ देगा नहीं देगा। इसलिए सृष्टि मुखर्जी चाहती है कि वह अर्शी सिद्धार्थ के साथ शादी कर ले और अपनी लाइफ सेटल कर ले। इससे उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और वो अनिरुद्ध के से भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अनिरुद्ध उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा है जो उसे देना चाहिए। वह झनक के ही पीछे पीछे भागे जा रहा है। ये सब सोच के सृष्टि मुखर्जी अपने मन में ही एक ख्याल बनाती है कि अर्शी की शादी सृष्टि से करा दी जाए, मुखर्जी से और सिद्धांत से करा दी जाए। क्या ऐसा होगा? वहीं दूसरी तरफ